चलो ठीक है, चलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे। प्रियदर्शी आईएएस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बच्चे, करंट अफेयर्स में आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स की डेली अपडेट चीज़ें हैं अपने प्लेटफॉर्म से कंटिन्यू जा रही हैं, और आशा करते हैं इसमें आप सभी को, जो बच्चे ऑफलाइन हैं और जो ऑनलाइन हैं, सभी को ये लाभान्वित हो रहा होगा। इसमें मूल उद्देश्य यह है कि बच्चे, करंट अफेयर्स का जो रूल है आज के डेट में ज़्यादा से ज़्यादा हो गया है, तो हर चीज़ों को करंट से कैसे एनालाइज करके पढ़ेंगे उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो उसी कड़ी में जो इस वीक का जो करंट अफेयर्स था वो लेके आए हैं। तो इस वीक का बच्चे करंट अफेयर्स जो है उसको हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है? जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को, जल्दी से आइए, चलिए देखते हैं क्या है। बच्चे, मेरा नाम हरिशंकर है। आप सभी को करंट अफेयर्स की जो प्रियदर्शी प्लेटफॉर्म पे है करंट अफेयर्स और पॉलिटी देखते हैं। देखिए बच्चे, सिलेक्शन तो होना ही है। आप सभी मेहनत से पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन तो लेना ही है किसी भी स्थिति में। सवाल ये है कि आप किस तरह से अपने आप को ढाल रहे हैं। ऑफिसर्स की जो एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी आपके अंदर कैसे आ रही है। डे बाई डे रूटीन में आप कैसे अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं। एक छोटी सी बात बताएं कि एक बीपीएससी का लड़का था जो मैकेनिकल इंजीनियर से था, उसका अभी हाल ही में बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ था। तो उससे हम पूछे थे कि पहले ही अटेम्प्ट में कैसे सेलेक्ट हो गए आप। तो क्योंकि ये आज के डेट में बड़ा चुनौती है कि कोई बच्चा 25 साल 10 साल मेहनत करता है, इसके बाद कठिन परिश्रम के बाद सफल लेता है, कोई बच्चा अभी जस्ट आया और सेलेक्ट हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, तो कहीं ना कहीं उसकी दृष्टिकोण और स्ट्रेटजी थोड़ा सा मायने रखती है। और कंपटीशन में जहाँ इतने बड़े स्तर के कंपटीशन है, वहाँ थोड़ा सा और विशेष महत्व हो जाता है कि आप रणनीति कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो जब हम पूछे थे कि आपने इतने कम समय में, तो उन्होंने कहा वही बातें जो आप सभी सुनते हैं, जो आप सभी को मौजूद है, जो टीचर्स मेंटरशिप बताते हैं, गाइडलाइन बताते हैं, वही बातें, सेम वही बातें उसने भी बताई। तो बात फंसती कहाँ है कि एक फर्स्ट अटेम्प्ट तैयारी करने वाला लड़का भी वही फ्लो में तैयारी करता है जो गाइडलाइन बताई जाती है टीचर के माध्यम से, और जो छठे सातवें अटेम्प्ट में क्वालिफाई करता है, जिसकी एज ओवर हो गई है, वो भी वही गाइडलाइन फॉलो करता। अंतर बस केवल डेडिकेशंस का होता है। डेडिकेशन के साथ साथ आप सिलेबस में टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे हमें सिलेक्शन के माध्यम से देखें तो हमारे एस प्रियदर्शी सर भी हैं, डॉक्टर एस प्रियदर्शी, ये आईपीएस सेलेक्टेड भी हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं वहाँ देख रहे हैं, उनके साथ में जो बच्चे आप देख रहे हैं वो भी सेलेक्टेड हैं। तो सिलेक्शन और सफलता और असफलता अपने आप में एक बाउंड्री का फ़र्क पड़ जाता है। बाकी आप सभी भी सफल हैं, आप अपने आप को असफल ना गिनिए। आप हर व्यक्ति आज अगर भारत में बात करें तो सफल है तभी किसान खेतों में अनाज उगा पाता है, और आप सफल हैं तभी उसका बेहतर तरीके से उपयोग कर पाते हैं। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक लाइन की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि स्पेसिफिक जब बात आएगी तो कुछ ही लोग उसमें कर पाएंगे, बाकी कुछ लोग उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके लिए कहीं दूसरा ऑप्शन होता है, कहीं दूसरी जगह जाके और बेहतर कर पाते हैं, जहाँ वो सोचते हैं कि हम यहाँ हो जाएं। तो कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा, क्योंकि भगवान कहीं आपको और अच्छे कार्य के लिए नियोजित करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स के जो टेक्निकल चीज़ हैं उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे। तो बच्चे, 5 फैक्ट हम आपको करंट से रिलेटेड मैं बताता हूँ। जो भी चीज़ें चर्चा में होती है उस चर्चा के दौरान मैं 5 चीज़ें बताता हूँ। तो इसमें 5 चीज़ें ये है कि हाल ही में बेस ईयर की चर्चा थी। आप सभी को पता है कि आधार वर्ष कहीं ना कहीं 10 साल पे बदले जाते हैं, ताकि उसका जो देश की ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको हम लोग अच्छे से मापें। तो उसके मापने के लिए एक आधार तय किया जाएगा, उसी आधार पे उस ग्रोथ को हम लोग कंपैरिजन करके देखते हैं कि हमारी ग्रोथ कितनी है। तो अभी अगर पुरानी ग्रोथ की बात करें जो नापी जाती है, तो 2000 जो पुराना हम लोगों के पास था
तो 2011-12 था, ठीक है, उस पर मेजर की जाती थी, लेकिन अब ये बदल गया है। तो हम बात करें संशोधित कोर उद्योग की, जो आईसीपी है 2026 में चेंज किया गया आधार वर्ष की, तो नया आधार वर्ष बच्चे क्या हुआ, बदला है। आपके एग्ज़ाम में वनडे एग्ज़ाम से लेके यूपीएससी पीएसएस की सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आधार वर्ष जो है हाल ही में संशोधन करके 2026 में केंद्र सरकार द्वारा आधार वर्ष 2022-23 निर्धारित कर दी। कौन सा है, अर्थात 2011-12 से चेंज करके 2022-23 हमने आधार वर्ष कर दिया है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि बेस ईयर फरवरी जो 26 में 2026 में चेंज की गई, तो 22 और 23 है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता है कि इसको डेवलप करने, नया आधार वर्ष को के लिए जीडीपी जो मेजर करते हैं, सीपीआई मेजर करते हैं, ठीक है, और आईआईपी इंडस्ट्रियल है ना, जो प्रोडक्शन है, इसके बाद सीपीआई आप जानते ही हैं और जीडीपी भी जानते हैं। तो इन सबों को मेजरमेंट के लिए नया आधार वर्ष बनाया गया 2022-23। अब इससे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि नया आधार वर्ष क्या है, तो 2022-23। पुराना क्या था, तो 2011 से 12 जो था बच्चे पुराना वाला आधार वर्ष था, ठीक है। अब कोर उद्योग भी होते हैं, तो कोर उद्योग में 9 उद्योग हो गए हैं। कोर उद्योग पहले क्या था, जो कोर उद्योग था, कोर इंडस्ट्री जो था पहले, उसमें 8 थे, लेकिन अब एक बढ़ गया है। जल्दी से बताइए कि कौन सा किसे प्लस किया गया है, किस इंडस्ट्री के कोर को शामिल किया गया है, जिससे इसकी कोर उद्योग की संख्या जो है, कोर इंडस्ट्री की संख्या 8 से बढ़ के 9 हो गई है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करिए, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास। तो जो चेंज करने के लिए अगर बात करें तो आईसीआई का प्रकाशन उद्योग एवं आंतरिक जो व्यापार संबंधित विभाग है, अर्थात डीपीआईआईटी जो है, इसके द्वारा किया जाता है। और आईसीआई का जो भार देखें तो लगभग 40.27 है। तो इस प्रकार से आपने देखा आपके जो इंडियाज़ न्यू इकोनॉमी जो बेंचमार्क है उसमें 22-23 का जो रूल है, अगर कोई भी डेवलपमेंट अगर होता है तो उस डेवलपमेंट की इसी बेस के आधार पे उस डेवलपमेंट को मापा जाता है, ठीक है। तो आपको ये हो गया। चलिए अगला चलते हैं, देखते हैं। अभी हम बताएंगे कोर ईयर क्या, कोर इंडस्ट्रीज़ क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ आ गया है लौह अयस्क से संबंधित, अभी चर्चा में था हमारे, अभी हाल ही में चर्चा में था कि इंडियाज कोर सेक्टर एक्सपर्ट्स, तो क्या है कि 9वें कोर उद्योग के रूप में, अर्थात 9 जो कोर इंडस्ट्रीज है उसमें लौह अयस्क को शामिल किया गया। क्या है, लौह अयस्क को, ठीक है, लौह अयस्क में। अब इसकी बात करें कि इसे आयरन ओर, ठीक है, 9वें कोर के रूप में शामिल किया गया। इससे महत्वपूर्ण तथ्य होता है कि पहले बच्चे 8 कोर उद्योग थे, अब इसमें 9वां हो गया है, और एक इसमें क्या हुआ है, +1 हुआ है। कौन सा है, तो हम बात करेंगे आयरन ओर या लौह उद्योग, ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब ये हो गया। अब बात करें कि आयरन और भारत का इस्पात उद्योग, जो इस्पात उद्योग है उसका कच्चा माल है ये, ठीक है। चलिए, अब पहले अगर बात करें कि कोर इंडस्ट्री इन इंडिया क्या थी, तो उसमें बात करें कि इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा। ट्रिक बहुत ज़रूरी है। क्या है, CCCFRENS, ठीक है, CCC फ्रेंच थी, CCC फ्रेंच, ध्यान रखिएगा। अर्थात C से कोल, ठीक है, C से क्रूड ऑयल, C से सीमेंट, 3 है, तीनों CCC का हो गया। चौथा यह है F, ठीक है, फर्टिलाइजर, E इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस एंड स्टील। तो इस प्रकार से कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 था, और ये 9वां जो है क्या है, आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर, ठीक है, इसे कर दिया गया, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात यह है कि ये लौह अयस्क का उत्पादन के दृष्टि से बात करें कि उत्पादक राज्य कौन कौन सा है लौह अयस्क में, तो बच्चे ध्यान रखिए कि ओडिशा नंबर 1 पे है उत्पादन के मामले में, इसके बाद छत्तीसगढ़ है, इसके बाद कर्नाटक है, और झारखंड चौथे नंबर पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे कर्नाटक है, और दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, और पहले नंबर पे क्या है, ओडिशा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये भी क्वेश्चंस मिल गए। अब इसके बाद भारत जो है विश्व में प्रमुख लौह उत्पादक अयस्क देशों में शामिल है, ठीक है, विश्व में, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है। अब आयरन ओर को शामिल करने से इसकी सटीक आकलन होगा, ठीक है। ये तो इस तरह से आपके पॉइंट हो गए कि कोर इंडस्ट्री में कितने शामिल थे, पहले 8 थे, अब 9 हो गए। 9वां कौन सा है, तो आयरन ओर शामिल किया गया है, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है बच्चे, तो CCC फ्रेंच है, FRENS, ठीक है,
CCC फ्रेंच, अर्थात CCC मतलब ये हो गया कि कोल, क्रूड ऑयल हो गया, इसके बाद सीमेंट हो गया, और उसमें F का क्या है, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस एंड स्टील हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, भारत के विकास में भी ये कोर उद्योग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज़ के जो क्रम हैं ये चलते रहते हैं, ये पूरे। तो अब उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, ये देखना है कि उत्पादन के मामले में जो उत्पादक राज्य हैं, राज्य में तो उत्पादक राज्य में जो क्रम से ये है, कभी कभी इसी को डिसेंडिंग और असेंडिंग में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से तैयारी इसको कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन समान नागरिक संहिता से था। तो आप सभी को पता है कि समान नागरिक संहिता अभी UCC जिसे होते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसी UCC विधेयक जो है बड़ा चर्चा में था। तो मध्य प्रदेश जो है इसे पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य है। मध्य प्रदेश जुलाई 2026 में मध्य प्रदेश जो है भारत का पहला चौथा राज्य है जिसने UCC लागू किया है। तो बात ये आती है कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन है, तो जल्दी से आप कमेंट करिए। हम एक हिंट दे देते हैं कि भारत में गोवा में बहुत पहले ही UCC लागू था, समान नागरिक आचार संहिता, जब पुर्तगालियों का शासन था, उसके बाद जाने के बाद से ही वहाँ पे एक अलग ही कल्चर है, उनकी कल्चर के हिसाब से UCC वहाँ लागू है। UCC लागू करने का उद्देश्य क्या है यहाँ हम पूरा नहीं बताएंगे, बस बात यह है कि इसके फैक्ट्स जो भी होंगे हम बताते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 ये कहता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP में ये कहा गया है कि भारत के लिए एक ऐसा नागरिक संहिता होना चाहिए DPSP में कि आर्टिकल 4 अर्थात सभी को समान नागरिक कानून की बात हो इसमें, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में। तो क्या हो गया इसका उद्देश्य, सभी नागरिकों को अर्थात कोई भी किसी भी धर्म या मजहब से हैं, वो किसी भी हिंदू समुदाय हों, जो बौद्ध समुदाय हो, जैन हो, मुस्लिम हो, किसी सबके लिए एक कानून होगा और होना भी चाहिए। क्योंकि कभी कभी देखते हैं किसी न किसी अलग अलग मत पंथ संप्रदाय की वजह से कहीं ना कहीं सामाजिक सद्भाव खराब होने का एक कहीं ना कहीं चांसेस बने रहते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक ही है कि हम हर राज्यों में UCC लागू कर दें और उस संवैधानिक दृष्टिकोण से, क्योंकि आज जो है भारत का ही संविधान सबसे सर्वोपरि माना जाता है। क्योंकि जो हमारे संविधानविद थे इन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, और संविधान के बारे में कई लोगों ने सकारात्मक बातें की। और अभी तक जो आज़ादी के बाद से देखें तो संविधान के माध्यम से ही ये राष्ट्र का एक संचालन किया जा रहा है, उसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है उनके माध्यम से अपॉइंटमेंट होता है और वो कार्य को नियोजन करते हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि गोवा में सबसे पहले लागू हुआ था, ठीक है, गोवा की बात करी। अब इसके बाद देखिए कि क्या है, अब UCC में जो मैरिज है, इसके बाद 3 तलाक से रिस्पॉन्सिबिलिटी और गोद लेने जैसे विषयों से संबंधित सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन सभी क्लियर कट दिखे हुए हैं, बताए गए हैं, एक गाइडलाइन दिए गए हैं। और दूसरा ये है कि ये भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है। तो अब बात होगी कि UCC का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो बच्चे भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44, ठीक है। तो जब 44 अगर आप जान गए तो आपको क्लियर होगा कि भारतीय संविधान में जो DPSP है 36 से 51 तक के बीच में नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई है, 36 से, ठीक है। क्योंकि मूल अधिकार आपको पता है कि वहाँ 32 तक उधर है, मूल अधिकार 34 तक, ठीक है। तो इधर आपका ये हो जाएगा। तो अब हम बात ये करना चाहेंगे कि अगर भारत चौथा है तो हमने पहला भी यहाँ चर्चा कर दी, तो अब जल्दी से आप कमेंट में करिए कि दूसरा और तीसरा कौन ऐसा राज्य है जिसने UCC लागू किया, ये जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। अगर कमेंट नहीं करते हैं, नहीं जानकारी है, तो इसे आप स्वयं से ढूंढिए और ढूंढकर आपको इसको निकालना। देखिए, समान नागरिक संहिता अर्थात हर व्यक्ति को न्याय मिले, समानता का दृष्टिकोण हो, हर व्यक्ति को वो संवैधानिक दृष्टि से स्वतंत्रता मिले और कार्य की आज़ादी मिले, और समान नागरिक सभी नागरिकों के लिए। तो इसमें जो भी रूल्स हैं, कुछ रूल्स स्पेसिफिक हैं, जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद से संबंधित, तो इसको देखना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये चर्चा में था। फिल्म फेयर पुरस्कार तो आपको पता ही है, चर्चा में रहता है। तो फिल्म फेयर, तो 72 फिल्म फेयर अवार्ड अभी हाल ही में ये यूज की गई। तो किस फिल्म के लिए 72 फिल्म पुरस्कार दिया गया, तो हमको देखते हैं। तो जो आंगेन एक मूवी है, पहली संथाली भाषा की मूवी बनी है आंगेन, ठीक है, संथाली भाषा की, इसे सर्वश्रेष्ठ
ठीक है, पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, नवोदित, सर्वश्रेष्ठ नवोदित पुरस्कार मिला है। तो अब इस मूवी की बात करें तो ये पहली बात तो संथाली भाषा में है, ठीक है। संथाली भाषा आपको पता है कि हमारे राष्ट्रपति मुर्मू भी संथाली संप्रदाय से, संथाली जो कम्युनिटी है वहाँ से आती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एक उपलब्धि है, इनके समाज के लिए एक रोल मॉडल होगा। और इसकी और बात करें तो इनके जो निर्देशक हैं रविराज मुर्मू हैं, ठीक है। निर्देशक कौन से हैं? रविराज मुर्मू, संथाली भाषा है। अब पुरस्कार इसकी बात करें कब शुरू हुई, तो आपको पता है कि फिल्म फेयर जो पुरस्कार है 1954 से ही शुरुआत था, स्टार्टिंग से ही। और पुरस्कार कौन देता है? भारत सरकार। और इसका आयोजन कहाँ होता है? नई दिल्ली में समारोह का। तो इस प्रकार से आपने देख लिया 72 फिल्म फेयर पुरस्कार की बात ही, जानकारी जो थी आपको, ठीक है। अब बात यह है कि देखिए यहाँ ये इमेज देखिए, रविराज जो है मुर्मू है, ये संथाली भाषा की सारा अपना डिटेल बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ द डायरेक्टर की बात हुई है। ये पुरस्कार मिला है आपको, ये देखना, ये पहली बार मिली है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड 3-4 चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हाल ही में क्वेश्चन से चर्चा में था कि बांध, जो दौधन बांध था, ये चर्चा में था। ये दौधन बांध बच्चे बता देंगे कि केन नदी पर, पता है ना, केन नदी, केन और बेतवा नदी, जो मध्य प्रदेश की नदी केन और बेतवा नदी वहाँ से है। और केन और बेतवा नदी की बात करें तो वहीं बांध बनाने की चर्चा है, जो बहुत पुराने समय से चर्चा और विवादित का विषय है, तो उसे बनाया जा रहा है। तो बात ये रही कि केन और बेतवा नदी जोड़ो परियोजना बहुत पुराना ही है, लेकिन इसी का ये हिस्सा है, जो दौधन बांध है केन बेतवा नदी का ही हिस्सा है उसको। अब ये राष्ट्रीय नदी जोड़ो कार्यक्रम जो जिस समय अगर बात करें तो अटल जी के माध्यम से भी ये प्रयास किया जा रहा था कि कैसे राष्ट्र की सभी नदियों को जोड़ा जाए और उसके जो भी जल हैं एक नदियों से दूसरे जल में प्रवाहित किया जाए, ताकि इससे ये सुनिश्चित की जा सके कि जो जल है बारिश के समय में अधिकांशतः जल का हमारा समुद्र में निकल जाता है बहते हुए। आपको पता है पूरा बिहार जो है पूरा बाढ़ की चपेट में आ जाता है। तो उसका जल को अगर बांध बना के कहीं से डाइवर्ट किया जाए थोड़ा थोड़ा, गंगा नदी का जो जल है, तो ये साउथ में जा सकता है। महाराष्ट्र के जो विदर्भ इलाका है, छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं, उन इलाकों से अगर गुजारें तो वहाँ पे इनके जल की समुचित प्रबंधन हो सकता है और जल का वाटर लेवल भी बढ़ सकता है। और इस तरह से जो जल संकट है उससे हम लोग निपटने में निजात पा सकते हैं। तो इस प्रकार से अब बात करें कि ये दौधन बांध है, किन नदी पर है, ये किन 2 राज्यों के मध्य है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों के मध्य इनका संबंध है। और केन बेतवा नदी जोड़ो जो परियोजना है ये भी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों के बीच में है। तो अब हम बता देते हैं इसका उद्देश्य क्या है कि सिंचाई, सबसे पहले सिंचाई है, क्योंकि किसान को सिंचाई के लिए जल चाहिए। अगर किसान उत्पादन करेगा तो उसे जल आवश्यक है। तो जल पहुंचाने का जो कार्य है, सुनिश्चित करने का जो है, ये राष्ट्र का और सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार अलग अलग स्थानों से कहीं नलकूप की व्यवस्था करती है। आपस देके आपने देखा होगा कि सोलर पंप आजकल लग रहे हैं अलग अलग लोकेशन पे। तो सरकारी आवास योजना, सरकारी योजना के माध्यम से जो कुछ छूट देके प्रोत्साहित की जाती है कि कहीं ना कहीं हम लोग ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करें, नवीकरणीय एनर्जी को प्रमोट करें। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। तो इसी प्रकार से सरकार प्रयास करती है कि किसी भी स्थिति में किसान को जल मिले, तभी तो वो प्रोडक्शन करेगा खेती में, तभी तो उत्पादन होगा, तभी तो वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से। तो इसके साथ साथ पेयजल, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि पेयजल के भी संकट है। अगर महाराष्ट्र में ही बात करें तो आपने कई सोशल मीडिया पर वीडियो देखा होगा या पढ़ा होगा कि वहाँ का भूजल स्तर इतना नीचे चला गया है कि वहाँ पीने के लिए पानी नहीं शुद्ध। छत्तीसगढ़ की भी बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड की बाउंड्री इलाका है, तो यहाँ पे दिक्कत आती है। तो जल भी एक मूल अधिकार के अंतर्गत, मौलिक अधिकार है, जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत जल की सुनिश्चित करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान में जो जल विद्युत परियोजना, अर्थात जो जल हमारे यहाँ प्रवाहित होता है उसमें हम अगर कहीं ना कहीं टरबाइन लगा दें तो उस टरबाइन के माध्यम से हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नागरिकों को उपलब्ध हो जाएगी, जिससे वो जो टेक्निकल चीज़ हैं, जो टेक्निक्स हैं, उसको यूज़ करके अपनी खेती में उपयोग कर सकते हैं, अपने घरेलू चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं और मल्टीपल टारगेट को यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये महत्वाकांक्षी योजना है। अब बात करें केन नदी, तो केन नदी बच्चे जो है ना यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन किन शहरों से होकर जाती है। तो यमुना नदी आप देख लीजिए कहाँ से निकलती है। यमुना नदी उत्तरकाशी से जो निकलने के बाद कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, दिल्ली होते हुए, मथुरा होते हुए, इसके बाद आगे कहाँ, इलाहाबाद में जाके संगम में। तो इससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो एमपी के छतरपुर जिले में, ये भी ध्यान रखिए, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन नदी एक बांध बनाया जा रहा है। इस बांध को दोधन बांध, ये 221 किलोमीटर लंबी एक नहर निकलेगी जिससे पानी बेतवा नदी तक ले जाएगा। तो ये एक ही माध्यम है, नहर के माध्यम से जल को। अब बात आती है कि नहर के माध्यम से ही एक दूसरे तक सिंचाई का प्रबंधन हम लोग पहुँचा सकते हैं, नदी तो बहा नहीं सकते। तो जो भी आर्टिफिशियल की बात होती है, जब कृत्रिम बनाने की बात होती है, तो नदी एज नेचुरल होती है, लेकिन कृत्रिम रूप से हम नहर ही बना पाते हैं। उसको कहें तो दूसरी भाषा में कह दें कि मानवीय नदी है, मानव के द्वारा निर्मित नदी है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। तो जब हम बांध बनाएंगे, इस प्रकार के बांध बनाएंगे, तभी हम पानी के इसको डाइवर्ट कर पाएंगे, तभी एक इलाके से दूसरे इलाके। लेकिन अब बांध बनने के बाद कई चुनौतियां भी आ जाती हैं बच्चे, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर बांध समय से और मजबूती से नहीं बनाया गया तो बांध की टूटने की आशंका होती है। बिजली के समय कुछ बाढ़ के या पानी के दबाव की वजह से टूटने की आशंका होती है। तो टूटने की आशंका में जो यहाँ के बस्तियाँ हैं, छोटी छोटी लोग जो बस्तियों में बसा के रहते हैं, उन्हें सावधानी बरतना की होगी, अर्थात वो इस बांध से ऊंचाई पर ही अपना घर बनाए, क्योंकि आपातकाल में बांध एक प्राकृतिक आपदा ले आ सकती है। तो उससे सचेत होना चाहिए और सरकार को इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ही आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चंस के देखिए बच्चे, तोड़ के करंट अफेयर्स को पढ़ लोगे तो आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलो आओ, एक क्वेश्चन है, अभी चर्चा में थी कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप, ठीक है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कि हरप्रीत सिंह जो थे, हरप्रीत सिंह को FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का मिला है ना। वो भारतीय टीम के कप्तान हैं हॉकी के, इन्हें मिला है हरमीत सिंह, क्या है, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है ये मेन में, ठीक है। अभी इसकी बात करें तो ये एक भारतीय हॉकी की टीम के एक डिफेंडर हैं, ठीक है। आप सभी डिफेंडर के बारे में कमेंट करिए, डिफेंडर का क्या रोल होता है इसके बारे में कमेंट करिए। दूसरी बात यह है कि भारत 1975 में हॉकी विश्व कप जीता था पहली बार, ये भी ध्यान रखें, 1975 में हॉकी का विश्व कप जीता था। हॉकी विश्व कप का आयोजन जो है FIH जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है। FIH का फुल फॉर्म है क्या है, ध्यान रखिए, FIH का फुल फॉर्म याद रखिए क्या है, इंटरनेशनल, ठीक है, हॉकी और फेडरेशन, FED फेडरेशन। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। और राष्ट्रीय खेल ये कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है, हॉकी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय खेल में हॉकी को घोषित नहीं किया गया, लेकिन ये क्या है कि हॉकी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। और हॉकी की जो मुख्यालय है, जो FIH का मुख्यालय नई दिल्ली है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि हरमनप्रीत सिंह की जो इमेज है, इन्होंने, ये डिफेंडर्स हैं हॉकी टीम के, और इसके साथ साथ इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है 2026 का है, 2026 का इन्होंने वर्ल्ड कप, दूसरी वर्ल्ड कप उससे पहले बात करें तो 1975 में जीता था वर्ल्ड कप। अब जल्दी से बताइए कि 1975 में जो वर्ल्ड कप जीता गया था उसमें कप्तान कौन थे, ठीक है, आपके क्वेश्चन में आता है कप्तान कौन थे, ठीक है, हॉकी के, ठीक है। देखिए ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमने हरमनप्रीत जी के बारे में हमने इतनी इन्फॉर्मेशन पूछी। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है तो यही पूछेगा कि हरमनप्रीत सिंह का संबंध किससे है, हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, या फिर पूछ सकता है कि FIH का फुल फॉर्म क्या है ना, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है। इसके साथ साथ पूछ सकता है कि हरमनप्रीत ने जो जीती थी 2026 का वर्ल्ड कप जीती थी, आपको भी पता है, और 2026 का जो जीती थी ये भारत के डिफेंडर हैं, हॉकी टीम के डिफेंडर, ये याद रखना है। इसके साथ साथ ये पूछा जा सकता है कि हॉकी इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो हॉकी इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में सोशल मीडिया पर बहुत ही आजकल चर्चा में है बच्चे। सोशल मीडिया पर चर्चा ये है कि आजकल मोबाइल का इतना मतलब क्रेज बढ़ गया है सोशल मीडिया के कि बच्चे कल के दिन जो बच्चे हैं, आज के दिन देखा जाए तो बच्चे इतने मोबाइल का उपयोग करते हैं सोशल मीडिया का, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, ठीक है, बाकी जितने भी सोशल मीडिया हैं, अलग सर्च इंजन हो या फिर, लेकिन ज़्यादातर रील से जो समस्याएं हम लोगों के बीच में आ रही हैं वो बहुत ही गंभीर है, वो समाज के लिए दुष्परिणाम लाने वाली है। तो हम बात करें, फ्रांस ने पहली बार सोशल मीडिया पर
सोशल मीडिया पर फ्रांस ने पहली बार 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो स्वागत योग्य कदम है। तो ऐसे कदम सराहनीय है, क्योंकि ये बच्चे सोशल मीडिया की जो आइडियोलॉजी है उसके ट्रैप में आ जाते हैं और अच्छे से अपने जो दिनचर्या है उसको जी नहीं पाते हैं, दिन भर मोबाइल में टिक टॉक करते रहते हैं। तो इससे हमें बचना होगा, इससे हमें सावधानी रखना होगा। तो ये देखिए, तो 15 वर्ष से तो फ्रांस अर्थात यूरोप का पहला एक देश है फ्रांस, जिसने सोशल मीडिया पर उसने बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाई। तो उसमें आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उन बच्चों की लिमिट क्या थी। 15 साल से कम के बच्चों को लगाई गई है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया। भारत में भी ये चर्चा है, लेकिन अभी भारत में ऐसा कोई कानून नहीं बना है जिससे ये कहा जा सकता है। तो भारत में अभी एडवाइजरी जारी की गई है सरकार के माध्यम से भी, बड़े बड़े जो मॉडल्स हैं इनके माध्यम से भी बात कही जाती है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए, और बच्चों को मोबाइल से जो जितनी दूर रखेंगे उतने। आज आपने देखा है कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर रो रहे हैं तो उन्हें मोबाइल देने पर बच्चे बच जाते हैं। तो हमें वहाँ से अपने ब्रेन को सीखना ये है कि बच्चे को मोबाइल देने से ऐसा क्या मोबाइल में है जो बच्चा चुप हो जाता है, कुछ ऐसे खिलौने, क्या हम उसको आर्टिफिशियल तौर से, नैतिक रूप से कुछ ऐसा हम वातावरण क्रिएट कर सकते हैं जिसमें बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक विकास हो, वो अच्छा बौद्धिक विकास हो, जो क्योंकि कौशल विकास आप सभी को पता है कि राष्ट्र की कहीं ना कहीं एक क्षमता है, राष्ट्र की एक मजबूती है। तो अगर ये बच्चे आगे चल के अगर अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे और एक अच्छे वातावरण में क्रिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि नेशनल लेवल का रिप्रेजेंट करेंगे। और जब नेशनल लेवल रिप्रेजेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं देश का आपका ये प्रतिनिधित्व होगा विदेश में। हमारी एक प्रकार से देखें तो 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी जो यूरोप में बच्चे थे, जिनका एक मोटो था, सपना था कि भारत को देखना, उधर उधर दूर के देशों में जाना नाव के माध्यम से, आपने देखा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई व्यापारिक करने के लिए। तो उसी प्रकार से एक जिज्ञासा बच्चों के अंदर यह वैज्ञानिक की तरह से आना चाहिए, वैज्ञानिकता की ओर झुकाव हो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, मेंटली मजबूत हो। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम बताएंगे कि फ्रांस का जो कदम था बहुत ही कदम था, अच्छा कदम था, और ये पहला यूरोपीय देश था जिसने मदद लगाया। आपको पता है कि सोशल मीडिया में सबसे पहले इतने जल्दी रील आते हैं कि आप केवल अंगूठा को स्क्रॉल करने में ही जाता है। तो ये बात है कि संसद में वहाँ 15 साल के बच्चों को, संसद में, फ्रांस की संसद ने क्लियर कट के करके ये बिल को मंजूरी दे दी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से उद्देश्य क्या है कि बच्चों के जो स्वास्थ्य है और सुरक्षा है उस पर उसको ध्यान में रखते हुए जो अनैतिक कार्य हैं, इसके साथ साथ जो ऑनलाइन लत लग गई है बच्चों को, अक्सर आप भी मॉनिटर करिए खुद के लिए, देखिए आपके भी मोबाइल के बिना नहीं रह पाते हैं। आपके 4 दोस्त होंगे, चारों के पास मोबाइल में ही बिजी होंगे, फेसबुक से 1000 किलोमीटर दूर से चैट कर रहे होंगे, लेकिन आपके पास बैठे हुए बातचीत नहीं होती है। तो ये हमें ये संदेश देता है कि कहीं ना कहीं हम लत के आ गए हैं। कहीं देखिए, कहीं आप भी तो लत के शिकार नहीं हैं, ये भी देखना है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा होगी, इसके साथ साथ साइबर बुलिंग और डिजिटल लत को कम करने में इससे राहत मिलेगी, ठीक है। अब बात करें कि फ्रांस की राजधानी, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और वहाँ की देश की मुद्रा तो यूरो है, इससे स्टैटिक्स की जानकारी की हमें मिलती है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन सोशल मीडिया से अगर पूछेगा तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है कि फ्रांस में, अच्छा क्वेश्चन यही है, चलिए ये देखते हैं। भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य, भारत में पहला AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य। अब इसकी बात तब आती है कि भारत में पहला जो AI ये है, तो अब हम इसकी जब बात करें तो जब भी हम फ्लेमिंगो की बात करते हैं तो ये खतरा है इन बच्चों के लिए, इनके जो आवास है, इनके लोकेशन है, इनकी खतरा है। तो इनको देखते हुए AI से जो अभ्यारण्य हैं, जो भी वन्य जीव जंतु हैं, उनकी सुरक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से निगरानी रखने की और उनकी सुरक्षा प्रदान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये टेक्निकल कहें तो वन्य जीव के साथ साथ टेक्नोलॉजी का समावेश हो रहा है। तो अब इन दोनों टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या होगा कि हम डिजिटली इन लोगों को मॉनिटर कर पाएंगे कि इनकी क्या हेल्थ पे प्रभाव पड़ रहा है, क्या कोई ऐसी तो आपदा नहीं आ रही, कोई ऐसी बीमारी आ रही जिससे पूरी की पूरी खतरा है वन्य जीवों पर। तो ये स्वागत योग्य है। तो अब बात करें हम कि पहला AI संचालित अभ्यारण्य जो है कि भांडूप वर्ल्ड पार्क है, ठीक है, भांडूप वर्ल्ड
पार्क है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्या है? भांडुप, मुंबई के महाराष्ट्र में है भांडुप। ये है यहाँ पे AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य की प्रारंभ हुई। ठीक है, अब बात करें उद्देश्य क्या है, तो पक्षियों के AI आधारित निगरानी एवं संरक्षण की, है ना, पक्षियों की AI आधारित निगरानी एवं संरक्षण की बात है ये। इससे क्या होगा कि पार्क में AI कैमरे और स्मार्ट मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, इसके माध्यम से, इस उपयोग से ये चीज़ें होंगी। ठीक है, अब बात करें कि महाराष्ट्र की राजधानी, तो आप सभी को पता है मुंबई। मुंबई आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है ये चीज़। ठीक है, और वन्य जीवों के लिए आपने पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उपयोग करना एक स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा। अब बात करें फ्लेमिंगो की AI कैसे संरक्षण करेगा, तो ये बहुत सारे जो फ्लेमिंगो जीव हैं, पक्षी हैं, ये सारे पक्षी दिख रहे हैं आपको। इनका रंग बचपन से गुलाबी नहीं होता है, जन्म से ही गुलाबी नहीं होता, बल्कि ग्रे रंग के होते हैं, इस टाइप से होते हैं, लेकिन ये फाइनल रूप में इस टाइप में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से फ्लेमिंगो की अगर वहाँ वन्य जीव संरक्षण में बात करें तो इनकी संरक्षण कैमरे की नज़र से AI टेक्नोलॉजी से हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए